हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 7 फरवरी की और दिन है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली कोर्ट से सीएम केजरीवाल को एक मामले में राहत, लेकिन 29 फरवरी को होना होगा अदालत में पेश। राज्यसभा में मोदी की 90 मिनट की स्पीच। बोले कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया, ना वो लिफ्ट हो रहा ना ही लॉन्च। झारखंड के पूर्व सीएम सोरेन की रिमांड 5 दिन बढ़ी। ईडी कर रही पूछताछ। पत्नी कल्पना ने लिखा, आज मैरिज एनिवर्सरी पर हेमंत साथ नहीं। महिला से 7 दिन तक रेप, गर्म दाल से जलाया, शरीर पर चोट के 20 निशान। दिल्ली में पीड़ित का कुक दोस्त गिरफ्तार। व्यास तहखाने में पूजा मामले की सुनवाई 12 फरवरी को। यूपी सरकार जवाब दाखिल करेगी। मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की है याचिका। पाकिस्तान में कल वोटिंग। आज 2 धमाके, 24 की मौत। दोनों ब्लास्ट बलूचिस्तान में उम्मीदवारों के ऑफिस के बाहर। हमास ने इजराइल के सामने घुटने टेके, युद्ध विराम का रखा प्रस्ताव। पेटीएम के शेयर में 10% की तेजी। सेंसेक्स 34 अंक गिरकर 72,152 पर बंद। ओटीटी पर रिलीज को तैयार है शाहरुख खान की डंकी। बताएंगे आपको कब और कहां होगी स्ट्रीम। नंबर 1 टेस्ट बॉलर बने बुमराह। अश्विनी तीसरे स्थान पर पहुंचे। टॉप 5 ऑलराउंडर्स में 3 भारतीय। टॉप 10 बैटर्स में विराट इकलौते इंडियन। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि उन्हें 29 फरवरी को अदालत में पेश होना होगा। बता दें एक यूट्यूबर के वीडियो को रिपोस्ट करने के मामले में उन पर मानहानि का मुकदमा चल रहा है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में निचली अदालत द्वारा मानहानि मामले में समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दरअसल सीएम के वकील का कहना है कि चूंकि इन दिनों दिल्ली का बजट सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में केजरीवाल उसमें व्यस्त हैं। इस कारण से उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिलनी चाहिए। इससे पहले केजरीवाल मामले में निचली अदालत द्वारा समन जारी करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा आईटी सेल पर यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को रीट्वीट करने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं और वो वीडियो को रीपोस्ट करने के परिणामों को समझते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे। 90 मिनट की स्पीच की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस से की और मोदी 3.0 पर खत्म किया। इस दौरान वो नेहरू, राहुल, ओबीसी, SC/ST आरक्षण और PCU समेत कई मुद्दों पर बोले। उन्होंने कांग्रेस के लिए युवराज और कमांडो जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए। प्रधानमंत्री ने स्पीच की शुरुआत में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने मुझे 400 सीटों का आशीर्वाद दिया। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज मिला है कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं। ममता बनर्जी ने कहा था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं बचा पाएगी। पीएम ने राहुल गांधी के सरकारी कंपनियों के बंद होने के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया है, ना वो लिफ्ट हो रहा है और ना ही वो लॉन्च हो रहा है। प्रचार किया जा रहा है कि PSU बंद हो गए। 2014 में देश में 234 PSU थे, आज 254 हैं। भाई कौन सा अर्थमैटिक वो जानते हैं। और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। राज्य कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी की रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी है। जांच एजेंसी ने PMLA कोर्ट से सोरेन की रिमांड 7 दिन बढ़ाने की अपील की थी। ईडी ने कहा, पूछताछ के दौरान सोरेन ने जो जवाब दिए हैं उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं। कई और सवाल भी हैं जिनके जवाब चाहिए। ऐसे में रिमांड की जरूरत होगी। अब ईडी पूर्व सीएम से 12 फरवरी तक पूछताछ करेगी। ईडी बड़गई से के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले मामले में सोरेन से पूछताछ कर रही है। सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 3 फरवरी को सोरेन को 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा गया था। बुधवार को उनकी रिमांड खत्म हो गई थी। वहीं दिल्ली में दार्जिलिंग की एक महिला के साथ उसके दोस्त ने दिल्ली में 7 दिनों तक रेप किया। आरोपी ने न केवल पीड़ित को पीटा बल्कि गरम दाल डालकर उसको टॉर्चर भी किया। घटना 30 जनवरी को सामने आई थी। दिल्ली के नेब सराय पुलिस स्टेशन में कॉल आया था जिसमें बताया गया था कि एक महिला को उसका पति पीट रहा है। उसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। यहां पीड़ित महिला को बचाया और एम्स पहुंचाया। महिला के शरीर पर चोट के 20 निशान पाए गए। पुलिस ने आरोपी को 2 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान पारस के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 28 साल है। वो उत्तराखंड का रहने वाला है और दिल्ली में एक होटल में कुक था। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 332 यानी कि जानबूझकर चोट पहुंचाना, 376 यानी कि रेप और 377 यानी कि अननेचुरल सेक्स के तहत मामला दर्ज किया गया है।
वहीं ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई अब 12 फरवरी को सुबह 10 बजे होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुधवार को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने 2.5 घंटे सुनवाई की। अगली सुनवाई पर यूपी सरकार जवाब दाखिल करेगी। यूपी सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी थी। आज की सुनवाई में मस्जिद पक्ष की ओर से एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने बहस की। हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने बहस की। सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल अजय मिश्र मौजूद रहे। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। याचिका मुस्लिम पक्ष मस्जिद इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल की गई। कल 6 फरवरी को भी इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने हिंदू और मुस्लिम पक्षों के तर्क सुने। इसके बाद 7 फरवरी की तारीख तय कर दी गई। इससे पहले 2 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने व्यास तहखाने में तत्काल पूजा रोकने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तहखाने में तत्काल पूजा रोकने की मांग खारिज कर दी थी। इसके साथ ही एडवोकेट जनरल को वाराणसी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का निर्देश दिया था। विदेशी खबरों की बात करें तो पाकिस्तान चुनाव से एक दिन पहले बलूचिस्तान में 2 ब्लास्ट हुए। पहला धमाका पिशीन शहर में हुआ। पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक इसमें 15 लोगों की मौत हुई और 30 घायल हो गए। हालांकि बाद में मरने वालों की संख्या 12 बताई गई। वहीं करीब 25 लोग घायल हुए। ये धमाका निर्दलीय उम्मीदवार अफसद यार खान काकड़ के ऑफिस के बाहर हुआ। धमाके के दौरान काकड़ दफ्तर में मौजूद नहीं थे। इसके कुछ ही देर बाद दूसरा धमाका बलूचिस्तान के किला सैफुल्ला शहर में जमीयत उलेमाए इस्लाम पार्टी के कैंडिडेट मौलाना अब्दुल वासी के ऑफिस के बाहर हुआ। वो सुरक्षित है। हालांकि इस मामले में 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि 25 घायल हैं। दोनों धमाकों में कुल 24 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव और सभी प्रांतों में चुनाव हैं। पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ने हमलों को लेकर बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। वहीं इजराइल और हमास के बीच पिछले साल अक्टूबर महीने से संघर्ष चल रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहे इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अंततः अब हमास इजराइल के सामने घुटने टेकता हुआ दिख रहा है। इजरायली सेना से लड़ रहे हमास ने अब एक युद्ध विराम योजना का प्रस्ताव रखा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो हमास ने इजराइल के सामने 3 चरण योजना के तहत युद्ध विराम का एक प्रस्ताव सामने रखा है। इस योजना के तहत गाजा में 4.5 महीने बाद बंदूकें शांत हो सकती हैं। सभी बंधक मुक्त हो जाएंगे। प्रस्ताव के तहत इजराइल गाजा पट्टी से अपने सैनिकों को वापस ले लेगा और अंततः युद्ध की समाप्ति पर एक और समझौता हो सकता है। ये युद्ध अगर समाप्त होता है तो 135 दिनों बाद दोनों देशों में अमन होगा। माना जा रहा है कि यह प्रस्ताव कतर और मिस्र के मध्यस्थों द्वारा पिछले सप्ताह भेजे गए एक प्रस्ताव की प्रक्रिया दी गई है। वहीं शेयर बाजार की बात करें तो आज यानी बुधवार को फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 34 अंक की गिरावट के साथ 72,152 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 1 अंक की बढ़त रही। ये 21,930 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट रही। आईटी और पावर शेयर्स में ज्यादा फिसले हैं। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मीटिंग की खबरों के बाद आज पेटीएम के शेयर में 10% की तेजी रही। ये 45.10 रुपए बढ़कर 496.25 रुपए पर बंद हुए। पेटीएम के शेयर में तेजी का ये लगातार दूसरा दिन है। आज से 3 आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ओपन हो गए हैं। जना स्माइल फाइनेंस बैंक, राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना आईपीओ लेकर आई हैं। रिटेल निवेशक इन तीनों आईपीओ में 9 फरवरी तक बिडिंग कर सकते हैं। तीनों कंपनी के शेयर 14 फरवरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। बात करें मनोरंजन जगत की तो राजकुमार हिरानी की डायरेक्शन में बनी डंकी साल 2023 के अंत में रिलीज हुई। बीते साल शाहरुख खान ने बैक टू बैक 3 हिट फिल्में दी। इनमें सबसे पहले पठान, बाद में जवान और फिर साल के अंत में डंकी ने थिएटर्स में दस्तक दी। हालांकि बिजनेस के मामले में डंकी कहीं पीछे छूट गई। पठान और जवान दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ क्लब में शामिल हुई। वहीं डंकी 500 करोड़ के करीब ही कमाई कर पाई। पठान और जवान के बाद शाहरुख खान के फैंस डंकी की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को रिलीज हुए अब 2 महीने हो गए हैं। ऐसे में डंकी के ओटीटी स्ट्रीमिंग की तारीख नजदीक आ गई है, यानी फिल्म फरवरी में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। शाहरुख खान के फैंस के लिए डंकी की ओटीटी रिलीज बेहद खास है। इस फिल्म में एक्टर ने जवान और पठान से हटकर एक अलग किरदार निभाया है। रिपोर्ट की माने तो फिल्म के ओटीटी राइट्स जियो सिनेमा के खाते में आए हैं। खबर के मुताबिक डंकी 16 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो सकती है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं की गई है।
फिलहाल हम बात कर लेते हैं खेल जगत की। जसप्रीत बुमराह आईसीसी की टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट में बेहतरीन बॉलिंग का फायदा मिला। इसी के साथ ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को 2 स्थान का नुकसान हुआ और वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए। दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा हैं। टॉप 5 टेस्ट ऑलराउंडर्स में अब 3 भारतीय हो गए हैं। वहीं विराट कोहली 2 टेस्ट नहीं खेलने के बावजूद टॉप 10 बैटर्स में शामिल इकलौते भारतीय हैं। जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के घरेलू टेस्ट सीरीज की शुरुआती 2 मुकाबलों में ही 15 विकेट झटक लिए। उन्होंने पहले टेस्ट में 6 और दूसरे में 9 विकेट लिए। दूसरे मुकाबले में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे। अब बुधवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की लेटेस्ट रैंकिंग में वो टॉप पर पहुंच गए हैं। बुमराह को 3 स्थान का फायदा हुआ। वो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, अश्विन और रबाडा को पीछे करके टॉप पर पहुंचे। बुमराह के फिलहाल 881 रेटिंग पॉइंट्स हैं जो उनके करियर में बेस्ट हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।